हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको भी बाई करना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, यानी कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि क्या इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं कि नहीं। फिर लास्ट में इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, यानी यह समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, एलजी तो आपने नाम सुना ही होगा, वही जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाते हैं। तो यह कंपनी इंडिया में 1997 में शुरू हुई थी। तब से यह कंपनी इंडिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस का कारोबार कर रही है। अब एलजी क्या क्या बनाती है इस चीज को देखते हैं। तो एलजी मोबाइल फोन्स को छोड़कर होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी रेंज बनाती है और बेचती है। मतलब वह सारे सामान जो हम रोज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, टेलीविजन और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि यह सामान किसको बेचती है। तो एलजी के दो मेन कस्टमर टाइप होते हैं। पहला है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी आप और हम जैसे लोग जो घर के लिए सामान खरीदते हैं। दूसरा है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी ऐसे बिजनेस या कंपनीज जो बल्क में एलजी के प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे होटल, ऑफिसेस या दूसरे कमर्शियल क्लाइंट। और यह प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी बेचती है, यानी एक्सपोर्ट भी करती है। ये कंपनी सिर्फ सामान बेचती नहीं बल्कि सर्विसेज भी देती है। मतलब एलजी सिर्फ प्रोडक्ट को बेचकर अपना काम खत्म नहीं करती, यह साथ में कस्टमर्स को पूरा आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी देती है। मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ इंस्टॉलेशन की सुविधा, रिपेयर्स और मेंटेनेंस यानी सर्विसिंग की सुविधा, ये सारी चीजें एलजी प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से वो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी देता है। अब एलजी के बिजनेस सेगमेंट को देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट है। अब अगर ब्रॉडली बात करें तो एलजी का बिजनेस 3 मेन हिस्सों में बटा है। पहला है होम अप्लायंसेस, मतलब वह सारे सामान जो घर के रोज के काम में आते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर वगैरह। दूसरा है एयर सॉल्यूशंस, इसमें आता है कूलिंग और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम, जैसे एसीज, एयर प्यूरिफायर्स और दूसरे कमर्शियल एयर सिस्टम जो बड़ी बिल्डिंग्स पे लगते हैं। तीसरा है होम इंटरटेनमेंट, यह वह हिस्सा होता है जिसमें एलजी के टीवी, साउंड सिस्टम, स्पीकर्स वगैरह आते हैं, यानी वह इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी होम एंटरटेनमेंट एक्सरसाइज को बेहतर बनाते हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई सालों से इंडिया में हाई क्वालिटी होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है, उन्हें बेच रही है और साथ में अच्छी खासी आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी दे रही है, ताकि कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं सेटिस्फेक्शन भी मिले। अब बात करते हैं एलजी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। तो एलजी के पास इंडिया में 2 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक नोएडा में है और दूसरी पुणे में। अब ये दोनों यूनिट काफी एडवांस है, यानी यहाँ पर मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी में टॉप क्लास के हो। इन फैक्ट्रीज में ही एलजी अपने ज्यादातर टीवी, वॉशिंग मशीन्स, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाता है। अब सोचो, प्रोडक्ट तो बन गया पर वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो एलजी इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया है। अब इसमें क्या क्या आता है, पूरे देश में इनके पास 25 वेयर हाउस हैं। इनमें से 2 है सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या मेन हब्स होते हैं, और बाकी 23 है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो अलग अलग शहरों और इलाकों में होते हैं। मतलब जो सामान फैक्ट्री से निकलता है वह पहले सीडीसी में जाता है, यानी सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में जाता है, फिर वहां से आरडीसी यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के जरिए अलग अलग शहरों तक पहुंचता है, और फिर वहीं से दुकानों या डीलर के पास जाता है। अब एलजी की जितनी बड़ी कैसे है, तो इसके पीछे एक और बड़ी बात है, सब डीलर्स का नेटवर्क। एलजी के पास 30,847 सब डीलर है, मतलब छोटे बड़े दुकानदार जो इंडिया के कोने कोने में एलजी के प्रोडक्ट बेचते हैं। और साथ ही इनके पास 51 ब्रांच ऑफिसेज भी हैं जो अलग अलग रीजन्स में ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं।
तो आप सोच सकते हो चाहे आप गांव में हो या किसी छोटे शहर में, एलजी के प्रोडक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। अब प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन कभी खराब हो जाए तो क्या करें? तो एलजी ने आफ्टर सेल्स सर्विसेज को भी बहुत सीरियसली लिया है। इंडिया में इनके पास 1006 सर्विस सेंटर है, यानी रिपेयर और सपोर्ट के लिए फिजिकल जगह। यह सेंटर्स अर्बन और रूरल दोनों जगह पर है। इनके पास 13,368 ट्रेन इंजीनियर है जो फील्ड में जाते हैं और सर्विस देते हैं। और साथ ही 4 कॉल सेंटर है जहां से कस्टमर्स को फोन पर मदद की जाती है। तो मतलब यह नहीं कि बस सामान बेच दिया, एलजी पूरी कोशिश करता है कि खरीदने के बाद भी कस्टमर को सपोर्ट मिलता रहे। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखते हैं, यानी उस सेक्टर की बात करते हैं जिस सेक्टर में यह कंपनी काम करती है। तो देखो, अभी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों की कमाई बढ़ रही है, शहरों की तरफ रुख ज्यादा हो रहा है, गांव तक भी टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। अब पहले जहां एसी या स्मार्ट टीवी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहते थे, अब वह छोटे शहरों और गांव में भी लोग लेने लगे हैं। मतलब डिमांड हर जगह से आ रही है और यही चीज इस पूरे सेक्टर को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रही है। अब आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 सालों में यह मार्केट करीब 7% की स्पीड से ग्रो कर रहा था, लेकिन अगला जंप और तेज होने वाला है। अगले 5 सालों में ग्रोथ रेट लगभग 12% पहुंचने की उम्मीद है। अब सवाल आता है, यह ग्रोथ हो क्यों रही है? तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है और वह है कंज्यूमर की सोच में बदलाव। लोग अब सिंपल मशीन्स नहीं, स्मार्ट और एनर्जी इफिशिएंट चीजें चाहते हैं, जैसे ऐसा फ्रिज जो कम बिजली खाए, ऐसा वॉशिंग मशीन जो खुद डिटेक्ट कर ले कितने कपड़े हैं, टीवी जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और अप्लायंसेस जो आपके स्मार्ट होम सिस्टम से जुड़ जाएं। मतलब अब बायर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, फीचर्स और कन्वीनियंस खरीद रहे हैं और इसी वजह से कंपनीज भी हर साल नए नए इनोवेशन पर काम कर रही है ताकि वह अपडेटेड और कनेक्टेड प्रोडक्ट बना सके। अब बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ गेम काफी तगड़ा है। डोमेस्टिक प्लेयर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक सब अपना हिस्सा बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। और अब बस प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, ब्रांड ट्रस्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस और R&D यह सब अब इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 20.4% रेवेन्यू एयर कंडीशनर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। वहीं पर अपने टोटल रेवेन्यू का 34.6% रेवेन्यू रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट से जनरेट करती है और वॉशिंग मशीन से 18.5% रेवेन्यू जनरेट करती है। टेलीविजन प्रोडक्ट से 16.7% और अदर प्रोडक्ट से 9.8% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे अधिक रेवेन्यू यह कंपनी रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। वहीं पर इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 94.7% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है और 4.2% रेवेन्यू एशिया एक्स इंडिया से जनरेट करती है और 0.9% रेवेन्यू अफ्रीका से जनरेट करती है। तो यह कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू यानी टोटल इनकम की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने मार्च 2025 में करीब 24,630 करोड़ की टोटल इनकम दर्ज की थी, जबकि पिछले साल यानी 2024 में इनकी कमाई थी करीब 21,557 करोड़। तो यानी लगभग 14% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में और यह बताता है कि कंपनी की बिक्री बढ़ी है और लोगों का भरोसा भी बना हुआ है। अब रेवेन्यू तो बढ़ा पर प्रॉफिट भी बढ़ा क्या, इस चीज को देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स काटने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है मार्च 2024 में था 1,511 करोड़ और मार्च 2025 में बढ़कर हो गया 2,203 करोड़। मतलब सीधा सीधा 46% का जंप। अब यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच नहीं रही है बल्कि ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है। अब आते हैं एबिडा पर। यह थोड़ा टेक्निकल सा शब्द है लेकिन सिंपल है। एबिडा का मतलब होता है कंपनी ने अपने खर्चे निकालने के बाद कोर ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया। तो मार्च 2024 में इनका एबिडा था 2,224 करोड़ जो मार्च 2025 में बढ़कर हो गया 3,110 करोड़। यानी कंपनी की ऑपरेशंस की इफिशियंसी भी इम्प्रूव हुई है, खर्चे मैनेज करना सीख रही है और मार्जिन बढ़ा रही है। अब इसके एसेट्स देखें तो यानी कंपनी के पास कुल मिलाकर कितनी वैल्यू की चीजें हैं। मार्च 2024 में एसेट थे 8,498 करोड़ और मार्च 2025 में एसेट हो गए 11,517 करोड़।
मतलब एलजी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और अपने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, इन्वेंट्री हो या दूसरे फिक्स्ड एसेट। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ बेसिकली यह बताता है कि कंपनी की खुद की वैल्यू क्या है लाइबिलिटीज को घटा करके। 2024 में यह थी 3,735 करोड़ और 2025 में पहुंच गई 5,933 करोड़। तो साफ है कि एलजी इंडिया अब फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो रही है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज यानी बोरोइंग नहीं है। हाँ, जीरो बोरोइंग, यानी एलजी इंडिया ने किसी से उधार नहीं लिया है, ना बैंक लोन ना बॉन्ड्स, पूरा कारोबार अपने पैसे से चला रही है। यह चीज बहुत कम कंपनियों के केस में देखने को मिलती है। यह बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, इसमें रिस्क कम होता है। और लास्ट में रिजर्व एंड सरप्लस, यह वह पैसा होता है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट से बचाकर रखा है फ्यूचर के लिए। 2024 में यह था 3,659 करोड़ और 2025 में हो गया 5,291 करोड़। तो कंपनी सिर्फ कमा नहीं रही बल्कि पैसे बचा भी रही है, जो इसे लंबे समय में और मजबूत बनाएगा। तो ओवरऑल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की हालत फाइनेंशियली तौर पर काफी सॉलिड है। कमाई बढ़ रही है यानी रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट और तेजी से बढ़ रहा है, खर्चे कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात जीरो बोरिंग, मतलब कंपनी पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट है और सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं और ये समझते हैं कि क्या है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। सबसे पहले इसके ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.91% है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है ROCE। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी ने जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, जैसे मशीनें, इन्वेंटरी या बिल्डिंग वगैरह में, उस पर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे 42 रुपए की कमाई हो रही है। इसका हाई ROCE बताता है कि कंपनी अपने पैसे का यूज बहुत इफिशिएंटली कर रही है। अब इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखते हैं, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना रिटर्न कमा रही है। नेटवर्थ यानी वह पैसा जो कंपनी के पास खुद का है बिना किसी उधारी के है। अब एलजी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 37.13%, जो एक बार फिर से बहुत स्ट्रांग नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी में ग्रो हो रहा है और अच्छा ग्रो हो रहा है। अब इसके पैट मार्जिन को देखते हैं। इसका मतलब होता है कंपनी अपनी टोटल सेल्स में से कितना पैसा आखिर में प्रॉफिट के तौर पर बचा पाती है, टैक्स वगैरह सब देने के बाद। एलजी का पैट मार्जिन है 8.95%, यानी अगर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है तो लगभग 9 रुपए उसका साफ सुथरा प्रॉफिट बचता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री में यह एक ठोस मार्जिन माना जाता है, क्योंकि कंपटीशन हाई है और मार्जिन यूजुअली लो रहते हैं। और इसके इबिड्डा की बात करें तो अब यह थोड़ा और अंदर की बात करता है। इबिड्डा मार्जिन बताता है कि कंपनी अपने डेली ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है बिना किसी लोन, इंटरेस्ट, टैक्स या डिप्रिसिएशन को ध्यान में लिए। इस कंपनी का इबिड्डा मार्जिन है 12.76%, जो फिर से एक स्टेबल और हेल्थी लेवल पर है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी की ऑपरेशंस स्ट्रांग है और खर्चों को अच्छी तरह मैनेज किया जा रहा है। देखो, किसी भी बड़ी कंपनी की स्ट्रांग परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं और वह समझना जरूरी होता है ताकि पिक्चर का दूसरा साइड भी क्लियर हो। अब इस कंपनी के कुछ ऐसे रिस्क है जिन पर नजर रखना चाहिए, तो एक एक करके बात करते हैं इस रिस्क के बारे में। सबसे पहला रिस्क है टैक्स रिलेटेड इश्यूज। इस कंपनी पर 47,170 करोड़ से ज्यादा के टैक्स क्लेम है, जो कि इसकी नेटवर्थ का करीब 73% है। अब सोचो, अगर यह सारे क्लेम कंपनी के खिलाफ निकलते हैं तो उस पर भारी बर्डन आ सकता है। मतलब यह एक ऐसा खतरा है जो अभी तो पेंडिंग है लेकिन फ्यूचर में बड़ा असर डाल सकता है। इसके अलावा एक और मामला है 315 करोड़ का रॉयल्टी डिस्प्यूट चल रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंक के साथ। अब यह भी कोर्ट के चक्कर वाला मामला है और अगर इसमें कंपनी को नुकसान होता है तो यह डायरेक्टली उसके प्रॉफिट पर असर डालेगा। अब बात करते हैं सप्लायर्स से जुड़ी डिपेंडेंसी की। इस कंपनी के जो 10 सबसे बड़े सप्लायर्स हैं, उनसे कंपनी अपनी 32% से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदती है। अब ऐसा सेटअप रिस्की होता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई सप्लायर डिलीवरी डिले कर दे या कास्ट बढ़ा दे तो प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। अगला रिस्क है इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी। एलजी लगभग 46% रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगवाती है। अब इसमें एक रिस्क है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाए, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, वार, ट्रेड बैन, तो एलजी की सप्लाई चेन टूट सकती है। जैसे अभी के दौर में चाइना, ताइवान या मिडल ईस्ट में कोई भी इशू हो जाए, उसका असर इंडिया कंपनीज पर भी पड़ता है।
अब बात करते हैं मार्केट कंपटीशन और प्रोडक्ट शेयर की। एक और कंसर्न यह है कि एलजी का मार्केट शेयर कुछ की प्रोडक्ट में गिर रहा है, जैसे टीवी और एसी। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें कंपटीशन बहुत हाई है, स्पेशली जब सामने चाइनीज ब्रांड हो जो एग्रेसिवली प्राइसिंग करते हैं। और अब तो कई इंडियंस ब्रांड भी टेक में अच्छे हो गए हैं और सस्ते भी, तो प्राइस वार में एलजी को एज बनाना थोड़ा टफ हो रहा है। और अब थोड़ा डीपर रिस्क यानी ट्रांसफर प्राइसिंग और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को देखते हैं, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पूरी तरह से एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंक जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उसके कंट्रोल में है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो रिलेटेड कंपनीज के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन पर अथॉरिटी शक करती है कि कहीं प्राइसिंग में मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा इशू है जो पहले भी कई बड़ी मल्टीनेशनल को झेलना पड़ा है और फ्यूचर में एलजी पर इसका असर पड़ सकता है। और आखिर में है ऑनरशिप स्ट्रक्चर से जुड़ा रिस्क। प्री आईपीओ तक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक के पास इस इंडियन यूनिट की 100% ऑनरशिप थी। अब जब आईपीओ आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर भी हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन जब प्रमोटर का स्टेक इतना ज्यादा होता है तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस भी होते हैं। मतलब डिसीजन ज्यादा कंट्रोल में होते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को उतनी से नहीं मिलती। तो ओवरऑल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एक मजबूत ब्रांड है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे रिस्क हैं जो लीगल, ऑपरेशनल और मार्केट लेवल पर उसे चैलेंज कर सकते हैं, जैसे भारी टैक्स डिस्प्यूट, सप्लायर डिपेंडेंसी, इंपोर्ट रिलायंस, गिरता मार्केट शेयर और पेरेंट कंपनी से जुड़ी कुछ गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इसके शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको बाई करना चाहिए या नहीं, इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलजी एक जानी मानी और बड़ी कंपनी है और इसका बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो इसके शेयर को लंबे समय तक यानी 2 से 5 सालों के लिए होल्ड करके रख सकते हो। वहीं अगर इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट की हो तो 1645 या 1629 के लेवल को एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि यह लेवल इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसका शेयर प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका शेयर और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं इस शेयर के लिए 1728 रुपए का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो एक बार जब इसका शेयर प्राइस इस लेवल यानी 1728 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा विथ हाई वैल्यूम, तो इसका शेयर प्राइस और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप बाई और सेल या होल्ड का प्लानिंग कर सकते हो। और हाँ, मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा यह एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।